नमस्कार। आज हम जिस चीज का विश्लेषण करने वाले हैं वो थोड़ी हटके हैं। कोई किताब या रिपोर्ट नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी की सोशियोलॉजी की फाइनल परीक्षा। हाँ, एक एग्जाम पेपर। तो चलिए देखते हैं कि ये हमें क्या सिखा सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक फाइनल एग्जाम हमें ये कैसे सिखा सकता है कि समाज मतलब सोसाइटी काम कैसे करती है। देखिए, हमें इसे एक टेस्ट की तरह नहीं देखना है, बल्कि ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जो हमें सोशियोलॉजी के सबसे ज़रूरी आइडियाज तक ले जाएगा। तो हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी के एग्जाम को कैसे डिकोड किया जाए, समाज के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, इसके सबसे बड़े विचारक कौन थे, क्लास और कॉन्फ्लिक्ट की क्या कहानी है, और आखिर में सोशियोलॉजिस्ट काम कैसे करते हैं। और ये सब कुछ हम सिर्फ एक एग्जाम पेपर के सवालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज़ों से, वो कॉन्सेप्ट जिनसे सोशियोलॉजिस्ट हमारी सोशल लाइफ को समझते हैं। कह सकते हैं कि ये वो बुनियाद है, वो नींव जिस पर हमारा पूरा समाज टिका हुआ है। अब देखिए, ये सवाल सीधा उस एग्जाम पेपर से उठाया गया है। सवाल है, इनमें से सोशल इंस्टीट्यूशन यानी सामाजिक संस्था का उदाहरण कौन सा है? रेस, फैमिली, मैरिज या ये सभी? अब ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। चलिए इसी के बहाने समझते हैं कि ये सोशल इंस्टीट्यूशन होता क्या है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब सिर्फ कोई बिल्डिंग या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। नहीं, ये तो समाज के बनाए हुए वो पक्के नियम और तौर तरीके हैं जो हमारे बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बने हैं। आप इन्हें समाज के पिलर्स यानी स्तंभों की तरह समझ सकते हैं। और इसीलिए फैमिली और मैरिज को इंस्टीट्यूशन माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों की पर्सनल चॉइस नहीं है, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। जरा सोचिए, परिवार सिर्फ प्यार और सपोर्ट नहीं देता, वो हमें बचपन से ही सिखाता है कि बेटा बेटी भाई बहन होने का मतलब क्या है, हमारी भूमिका क्या है। यही नियम तय करते हैं कि रिश्ते कैसे चलेंगे, प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, बच्चों की परवरिश कैसे होगी। ये सारी चीजें चुपचाप हमारी रोज की जिंदगी को एक शक्ल दे रही होती। तो ये जो अदृश्य नियम हैं, ये जो सिस्टम्स हैं, इनको सबसे पहले जिन्होंने पहचाना और समझा वो थे सोशियोलॉजी के फाउंडिंग थिंकर्स। तो चलिए अब मिलते हैं उन बड़े नामों से जिनके आइडियाज इस पूरे एग्जाम पेपर में भरे पड़े हैं और जिन्होंने इस फील्ड की नींव रखी। अब ये स्लाइड देखिए, कितनी दिलचस्प है। ये एग्जाम के मैच द फॉलोइंग वाले सवालों पर आधारित है। ये दिखाता है कि कैसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को उनके विचारकों से जोड़ा जाता है, जैसे दुर्खीम का सॉलिडारिटी का आइडिया या फिर एफ टोनीस का गेमेनशाफ्ट और गिसेलशाफ्ट का कॉन्सेप्ट। गेमेनशाफ्ट मतलब वो ट्रेडिशनल समाज जहां करीबी रिश्ते होते हैं, और गिसेलशाफ्ट मतलब आज का मॉडर्न समाज जहां रिश्ते फॉर्मल होते हैं। ये सब सोशियोलॉजी की बुनियाद हैं। और फिर आते हैं कार्ल मार्क्स, जिनका जिक्र क्वेश्चन 26 में है। मार्क्स का मानना था कि क्रांतियां ही इतिहास का इंजन है। उनके लिए हिस्ट्री को आगे बढ़ाने वाली ताकत कोई आपसी सहयोग नहीं बल्कि संघर्ष था। उनका मानना था कि समाज में हर बड़ा बदलाव क्लास स्ट्रगल यानी वर्गों के बीच के टकराव और क्रांति से ही आता है। वहीं दूसरी तरफ क्वेश्चन 99 हमें मिलाता है मैक्स वेबर से और उनके मशहूर कॉन्सेप्ट वर्स्टेहिन से। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ ये मत देखो कि लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब उनके इरादों, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना, खुद को उनकी जगह रखकर देखना। तो इन विचारकों को समझने के बाद अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं समाज के डायनामिक्स की। मतलब समाज में ये ऊंच नीच, ये हायरार्की कैसे बनती है और वक्त के साथ समाज बदलता कैसे है। और ये स्लाइड इस बहस को बहुत अच्छे से दिखाती है। समाज में जो असमानता है उसे सोशियोलॉजिस्ट दो अलग अलग नजरियों से देखते हैं। एक तरफ है फंक्शनलिस्ट नजरिया, जैसा कि क्वेश्चन 21 में है, जो कहता है कि समाज को चलाने के लिए थोड़ी बहुत असमानता जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ है मार्क्स का कॉन्फ्लिक्ट नजरिया, जैसा क्वेश्चन 15 में दिखता है, जो कहता है कि नहीं, ये असमानता तो ताकत और शोषण का नतीजा है। राल्फ डेरेंडॉफ जैसे थिंकर, जिनका जिक्र क्वेश्चन 56 में है, वो कहते थे कि समाज के दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा है आम सहमति का और दूसरा है संघर्ष का। और उनका तर्क था कि ये दोनों हमेशा हर समाज में मौजूद रहते हैं, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह। फिर आता है क्वेश्चन 24, जो हमें डायलेक्टिकल मॉडल से मिलवाता है। ये कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों से जुड़ा एक बहुत पावरफुल आइडिया है। ये मॉडल कहता है कि समाज में बदलाव सीधी लाइन में नहीं होता। होता क्या है? पहले समाज में एक आइडिया या सिस्टम होता है जिसे कहते हैं थीसिस। फिर उसके विरोध में एक नया आइडिया खड़ा होता है,
एंटीथीसिस, और जब इन दोनों में टकराव होता है तो एक बिल्कुल नई चीज निकल कर आती है, सिंथेसिस। बस यही बदलाव का चक्र है जो चलता रहता है। अच्छा, तो ये सारे सोशियोलॉजिस्ट इतनी बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं, इन नतीजों पर पहुंचते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ उनकी राय होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे भी साइंस है, कुछ तरीके हैं, और ये एग्जाम पेपर हमें उसकी भी एक झलक देता है। जैसे कि ये सवाल देखिए, क्वेश्चन 113। ये रैंडम सैम्पलिंग के बारे में है। ये दिखाता है कि सोशियोलॉजी में साइंटिफिक होना कितना जरूरी है। सोचिए, अगर किसी को पूरे देश के बारे में कुछ जानना है तो वो हर एक इंसान से तो बात नहीं कर सकता ना। तो क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, लेकिन वो सैंपल सही होना चाहिए, वरना नतीजे गलत हो जाएंगे। तो एक सही रैंडम सैंपल बनाने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो तय करो कि आपकी टोटल पॉपुलेशन कौन है। फिर ये पक्का करो कि उस पॉपुलेशन में से हर एक इंसान के चुने जाने का चांस बिल्कुल बराबर हो, और फिर बिना किसी भेदभाव के रैंडमली अपना सैंपल चुन लो। सिर्फ इसी तरीके से रिसर्च करने वाले ये पक्का कर सकते हैं कि उनके नतीजे किसी एक तरफ झुके हुए नहीं हैं और वो वाकई पूरी आबादी की बात कर रहे हैं। और आखिर में क्वेश्चन 119 बात करता है वैलिडिटी की। इसका मतलब बहुत सीधा है। आप जिस चीज को नापने निकले हैं, क्या आपका तरीका वाकई उसी चीज को नाप रहा है या कुछ और ही? अच्छी सोशियोलॉजी के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत जरूरी है। तो हमने इस पूरे एग्जाम पेपर का एक टूर कर लिया, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स देखे, थिंकर से मिले और उनके काम करने के तरीके भी समझे। तो सवाल यह है कि इन सब से हमें सीखने को क्या मिला? क्या है इसका निचोड़? देखिए, ये एग्जाम हमें दिखाता है कि सोशियोलॉजी सिर्फ कुछ फैक्ट्स रट लेने का नाम नहीं है। नहीं, ये तो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है, एक नया चश्मा है। ये हमें उन अदृश्य ताकतों को देखने में मदद करता है जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं, चाहे वो परिवार और सरकार जैसे इंस्टीट्यूशंस के दिखाई न देने वाले नियम हों, या फिर पावर और असमानता को लेकर चलने वाली बड़ी बड़ी बहसें। ये वो पैटर्न है जो हम सब की जिंदगी को एक शक्ल देते हैं। तो चलिए आज की ये बातचीत इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। जरा अपनी रोज की जिंदगी के बारे में सोचिए। वो कौन सी अदृश्य सामाजिक संरचनाएं हैं, कौन से नियम, कौन से पैटर्न हैं जो हमारे फैसलों पर असर डालते हैं और शायद हम उन्हें कभी नोटिस तक नहीं करते। बस इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही सोशियोलॉजी की असली ताकत है।